न्यूज़ सुपर 7 का कैमरा ऑन हुआ और कैमरे में जो तस्वीरें हैं वो वरुणा नदी की तस्वीरें हैं। यहाँ से ये सीधे गंगा नदी में जाकर के मिल जाएंगी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी में, नदी वरुणा के तट पर शास्त्री घाट। इसे बताया गया कि मैं शास्त्री घाट पे हूँ। अलग अलग बनारसी घाटों के लिए ही मशहूर है, 80 घाट से लेकर के शास्त्री घाट। लोगों से बातें हुई तो लोगों का कहना है कि 80 और वरुणा के बीच में ये है, इसीलिए इसका नाम वाराणसी रखा गया है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी हम लोग चुनावी चकल्लस में घूम रहे हैं और मुद्दों को टटोल रहे हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हैं। यदि आप ध्यान से सुने तो पीछे माइक की कोलाहल आपको सुनाई दे रही होगी। चुनाव का समय है, शहरों में अलग अलग जगहों पे माइक और डीजे की कोलाहल अक्सर आपको चुनावी माहौल का साक्षी बनते हुए नजर आ ही जाएंगी। कभी कोई नेता बोलेंगे तो कभी कोई समाज सेवी अपने मुद्दों को माइक के द्वारा ही उछालते हुए नजर आएंगे। ऐसे में हमारी भी माइक है, न्यूज़ सुपर 7 की माइक, जो समस्याओं को और मुद्दों को अपने तरीके से लोग क्या चाहते हैं और लोगों को क्या मिलना चाहिए, लोगों की बातें करने के लिए बनारस की गलियों में हम लोग निकल चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में पूरा पूर्वांचल कवर करने का हमने मन बनाया है कि पूर्वांचल में क्या क्या मुद्दा है, किन किन मुद्दों पर बातें हो रही हैं और क्या क्या बातें हो रही। अब ऐसे में शास्त्री घाट पे हमारा काफिला रुका हुआ है। बहुत सारे लोग उधर सम्मेलन में भी मशगूल हैं। कैमरामैन से चाहेंगे ज़रा दिखा दीजिए। और ये सम्मेलन मैं आपको बता दूं कि जाति जनगणना को लेकर के सम्मेलन किया जा रहा है। मैंने बताया ही कि चुनाव है तो मुद्दे अनेकों प्रकार के उछलेंगे। आइए ज़रा बात करते हैं और समझते हैं इनकी बारीकियों की कि आखिर जाति सम्मेलन, चुनाव में जाति का बड़ा ही महत्व है। नमस्कार। पहला तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि ये जो पूरा का पूरा आप लोग मुद्दा बनाए हुए हैं, इस मुद्दे के पीछे का आप लोगों का मांग क्या है? नमस्ते, मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह यादव एडवोकेट है। हम लोग जातिगत जनगणना संयुक्त मोर्चा वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। जो ये मांग है, मुख्य मांग है कि जाति सभी वर्ग और सभी धर्म के सभी समुदाय के लोगों की जातिगत जनगणना हो। इसी मांग को लेकर के जातिगत जनगणना सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। तो जातिगत जनगणना का क्या महत्व क्या है, मतलब इसको करने के पीछे का क्या, ऐसे जो जनगणनाएं हो रही हैं हमारे यहाँ, तो वो जनगणना न होकर के जाति जनगणना करना क्यों जरूरी है आपके अनुसार लग रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि भारत में जनगणना 1881 में शुरुआत हुआ और आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुआ। 1931 के बाद जब जब जनगणना वर्ष आया, सरकार में बैठे मनुवादियों ने जातिगत जनगणना नहीं होने दिया। केवल SC ST के लोगों की जातिगत जनगणना होती है और पूरे समाज की जातिगत जनगणना नहीं होती है। तो जब जब जातिगत जनगणना वर्ष या जनगणना वर्ष आया, इन्होंने एक काल्पनिक मुद्दा उस दशक में जो है कोई न कोई मुद्दा ला दिया, जिससे जातिगत जनगणना का मुद्दा गौण हो गया, वो मध्यम पड़ गया। जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि 1931 के बाद 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, इसलिए इन्होंने बहका दिया। 1951 में आज़ादी का दौर था। 1961 में जब जातिगत जनगणना होनी हुई तो इन्होंने जो है 62 का युद्ध हमारे सामने थोप दिया। 1971 में इन्होंने इमरजेंसी के तहत जो है बांग्लादेश का विभाजन करा दिया। 1981 में इमरजेंसी के बाद का दौर था। 1991 से पहले जब 1989 में मंडल कमीशन की रिपोर्टें और जातिगत जनगणना का मुद्दा उछला तो इन्होंने समाज को कमंडल थमा करके गुमराह कर दिया। 2001 में गोधरा कांड इन्होंने किया। 2011 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन उसके आंकड़े को इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। पहले कांग्रेस ने टाल मटोल किया, बाद में भाजपा ने कहा कि ये आंकड़ा एथेंटिक नहीं है, उसको घोषित नहीं किया। 2021 में पहली बार सरकार ने
सदन में कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, और सदन के साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप क्यों नहीं कराए, तो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने हलफनामा देकर कह दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। आप लोग इस जातिगत जनगणना पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, मेरा ये सवाल। आपने ये जो इतना इतिहास बताया, मंडल कमीशन और ये सारी चीज़ें, तो ये चलिए ठीक है, इतना आप लोग जोड़ जातिगत जनगणना पूरा मुद्दा को छोड़ करके इस जातिगत जनगणना के पीछे आप लोग हाथ धो के क्यों पड़े हुए? देखिए, जातिगत जनगणना से ही इस बात का पता चलेगा कि इस समाज में अलग अलग जातियों में किस जाति का, किस जाति से जुड़े लोगों का सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षिक स्थिति क्या है, जल जंगल जमीन से लेकर के कार्यपालिका न्याय व्यवस्थापिका से लेकर के संसद से लेकर के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी जगहें हैं, उस पर किस वर्ग का, किस समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व है। तो जातिगत जनगणना एक ऐसा चाबी है जो कई समस्याओं का निजात दिलाएगा, कई समस्याओं का पर किस समाज का, किस वर्ग का कितना जो है लूट है, कितनी डकैती है, उसको बेनकाब करेगा, और समाज का जो बहुजन समाज है, इस देश का जो शोषित समाज है, उसके साथ कितनी लूट हुई है, इसको जातिगत जनगणना का सवाल ही बेनकाब करेगा। और सबका हिस्सेदारी, सबका जो भागीदारी, सबका प्रतिनिधित्व जातिगत जनगणना के सवाल से हल होगा। जी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, जातिगत जनगणना कराने की मांग ये सभी लोग कर रहे हैं, और एक अच्छे सम्मेलन का भी आयोजन किया हुआ है यहाँ पर, जब मैं इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन अब ये जितना भी ये भीड़ है, हम चाहेंगे ज़रा इस जातिगत जनगणना से हम लोग ऊपर उठ करके और आने वाले चुनाव पे 2-4 टिप्पणियाँ हो जाएं कि आप लोगों की क्या मंशा है, और क्या लगता है कि इस मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में और क्या क्या मुद्दे हैं। देखिए, मेरा नाम योगीराज सिंह पटेल है, मैं किसान नेता हूँ, पूर्वांचल किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ। जी। देखिए, चुनाव तो हर 5 साल बाद आता है, और जो मुद्दे होते हैं निश्चित तौर पे किसान, मजदूर, नौजवान, बुनकर, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर के सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जी। और आपने देखा कि सरकार भी इसी मुद्दे पे आई थी, और आपने देखा कि जब ये तीनों किसी कानून को इन्होंने बनाया था, जो जिसको कि किसान लगातार, आप देख रहे कि एक साल आज 2 दिन हो गया, लगातार संघर्ष कर रहा है जी। और सरकार 1 साल बाद झुकी और 750 किसानों की शहादत हुई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें काम किसके लिए करती हैं। अच्छा, वोट देने वाला अगर सरकार का अगर आंकड़ा 70 से 80% इस देश में गरीब है, और सरकार बनाने वाला भी वही है। आप जानते हैं कि शहरों में जो वोट परसेंटेज होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, कितने % वोट करते हैं, और वोट करने वाला सबसे बड़ा वर्ग वही गरीब मजदूर होता है। लेकिन आज से 75 साल हो गया, और आज भी गरीब है, मजदूर है, उसकी वेतन बढ़ा, न महंगाई कम हुआ, लगातार महंगाई बढ़ रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सरकारें चाहे किसी की रही हो, वो किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए। योगी जी तो कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं हम। नहीं, विकास आप किसको कहेंगे? मैं कह रहा हूँ मंदिर बन जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएगा, तो उसमें गरीब जाएगा। मंदिर बनने से क्या होगा? आप विश्वविद्यालय बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, इसमें गरीबों का इलाज, गरीबों के बच्चे पढ़े, ठीक है। महंगाई कम करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, रोजगार का सृजन करिए, छोटे छोटे उद्योग बनाइए। किसानों का क्या मन है, क्योंकि आप किसान नेता हैं, तो इस नाते बताइए कि आप लोगों का क्या मन है, क्या लगता है कि योगी जी किसानों के लिए ठीक है, या फिर आप लोग बदलाव चाहते हैं? देखिए, सवाल ये है कि जब ये सरकार केंद्र में आई थी 2014 में, तो इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों को लाभकारी मूल्य का 50% देंगे, जो लागत मूल्य उसका 50% मुनाफा देंगे। कृषि बिल ना दी, लेकिन नहीं, इसके पहले जब ये सरकार आई, आप जानते हैं कि सदन में सबसे पहले 2013 में जो भूमि अधिग्रहण नया कानून था, उसको ये अध्यादेश लाकर खत्म करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। अब ये क्या चाह रहे हैं, अगर ये तीनों कृषि कानून को अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे
नहीं मानेंगे तब तक हम लोग मानने वाले नहीं। तो किसान इस बार किन पर उम्मीद अपनी जताएंगे? मान लीजिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसान विरोधी सरकार है, तो आपको लगता क्या है कि कौन सी पार्टी आपके सपोर्ट में आएगी? देखिए, आशावादी तो सभी लोग हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को लोग ऊपर करके भाजपा को लाए। अच्छा। और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश का अगर चुनाव है तो इसके पहले समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी से लोग उबे तभी बीजेपी को पूर्ण बहुमत से लाए। अच्छा। और इस वर्तमान में अगर बीजेपी की सरकार है, लोग इससे उबे हुए हैं, तो इस प्रदेश में, इस देश में वैकल्पिक राजनीति की जो जरूरत है वो अभी उभर करके सामने नहीं आया है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ मतलब क्या उम्मीद लगा रहे हैं? वैकल्पिक कोई आपको मतलब कि ठीक है, बीजेपी के अलावा जैसे कि अखिलेश जी की भी पार्टी है और भी तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी भी आपके सामने है, तो आपको किन पे उम्मीदें हैं? देखिए, इस उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत से रही है। अच्छा। समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत से रही, बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से रही। सभी की सरकारों के कार्यों को लोगों ने देखा जी। और वर्तमान में जो स्थितियां हैं, जिस तरीके से महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार खत्म हो रहा है, सभी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर तो पुरानी सरकार थी। ये तो है। लेकिन अगर वो भी सरकार सही नहीं थी तो मैं तो समझता हूँ कि इस देश में किसान, मजदूर, नौजवान अपने सवाल पे वोट करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब चुनाव आता है तो जो चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे किसान का सवाल हो, ये मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, ठीक है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बाकी और मुद्दों पे चर्चा होने लगती है। और जो आम लोगों की जो समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए, जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे वोट होना चाहिए, उस मुद्दों को पार्टियां खुद पीछे कर देती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से अगर आप वास्तव में लोगों को कवर करें, लोगों की राय जान रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं चाहता हूँ कि जो वर्तमान मुद्दे जिस देश में जो चल रहे हैं उसको जिंदा रखने के लिए आप लगातार इस बात को उठाते रहे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ेंगे। आपसे मेरा ये सवाल होगा कि सचमुच में क्या मुद्दा होना चाहिए मंदिर, मस्जिद और इस जाति जनगणना के अलावा, यदि हम लोग बात करें तो सचमुच में क्या मुद्दा होना चाहिए? धन्यवाद पत्रकार महोदय। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर आर.के. वर्मा, जिला अध्यक्ष सदा सेना वाराणसी। साथियों, आपने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, सचमुच वास्तविक मुद्दा होना चाहिए युवाओं का रोजगार जी, महंगाई पे कंट्रोल जी, और महिलाओं की सुरक्षा जी। हमने बहुत सी सरकारें देखी, लेकिन ऐसी गिरी हुई सरकार नहीं देखी जिसने महिला के साथ अत्याचार होता है और सरकार पीड़ित के पक्ष में खड़ा होकर अपराधियों के पक्ष में खड़ी हुई है। कई भी कार्यक्रम मैंने देखा है जहां भी ऐसे घटना घटी है और सरकार उसके साथ खड़ी हुई है जो अपराधी है। लेकिन 24 घंटे या 2 दिन के अंदर फांसी देने की भी तस्वीरें सामने आई हैं सर अपराधियों की। अपराधी वही फांसी हुआ है उसी अपराधी को जो कि ST/SC वर्ग का रहा हो या फिर माइनॉरिटी समाज का रहा हो। लेकिन वही आपने देखा है कि जो दिल्ली में कांड हुआ है, उस कांड को उन्होंने 3 साल तक झेलाया है। जब जनता आग्रसित हुई है, जनता रोड पर आई है, तब जब उनको फांसी मिला है, नहीं तो उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई सरकार द्वारा। देखिए, अपराधी तो अपराधी होता है, वो SC/ST हो या फिर अपर कास्ट का हो। सवाल ये नहीं है। सवाल है कि सत्ता से जुड़े लोग जो हैं, अभी आपने देखा लखीमपुर खीरी में जो टेनी जो और सामने सब बातें आ गई, जिस तरीके से किसानों को कुचल दिया गया और सरकार तो उनको बर्खास्त करना चाहिए उस पद से, मंत्री पद से। लेकिन अभी भी जहाँ भी कार्यक्रम होता, अभी आपने देखा कि इसके पहले अमित शाह गृह मंत्री आए हुए थे, उनके बगल में टेनी बैठे हुए थे और कह रहे थे कि इस सरकार में उत्तर प्रदेश में मतलब दूर दूर तक देखने पे अपराधी नहीं दिखाई देते, लेकिन अपने पास बगल में नहीं देख पा रहे कि कौन अपराधी है। तो मैं कहना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो अपराध करते हैं, उनको सरकार बचाने में लगातार लगी हुई है। आप देख रहे हैं जी। तो हम आपसे बात कर रहे हैं, देखा होगा जी, आपने उन्नाव में देखा किस तरह से घटना घटी। आपने जो बच्ची को रात में ही जला दिया गया लाश को, ये सब क्या है? सरकार द्वारा ही किया गया ना। आखिर सरकार के द्वारा आदेश न होता तो वो CSO को भी सस्पेंड किया था, बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके जो विधायक थे, मंत्री थे, उनको पार्टी से निकाल कर उनके पत्नी को उसके साथ रख दिया जाता है। ये सरकार का दुमुहा काम कार्य किया गया। एक तरह से दिखाते कि हम अपराधियों के विरोध में हैं, एक तरह से उनको सजा भी दे रहे हैं आप। ये सरासर गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ और साथ ही सरकार से इस पार्टी का सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आप इसका विरोध कर दिए, तो आपके मन में मिजाज क्या इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी आप जिस तरह से कह रहे हैं तो वास्तव में अखिलेश जी
सबसे परफेक्ट हैं, जो कि कम से कम युवाओं को रोजगार दे रहे थे। इस सरकार ने जिस तरह प्राइवेटीकरण के युवाओं को रोजगार छीना है, ये वास्तव में इस देश का युवा इनसे काफ़ी नाराज़ है और युवा इनको कभी वोटिंग नहीं करेगा। युवा काफ़ी नाराज़ है, युवा जो है पूर्ण रूप से अखिलेश के साथ खड़ा रहेगा। बिल्कुल। तो आप सुन पा रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हैं, और हम घूमेंगे और सबकी बातें करेंगे, क्योंकि हमारा यही काम है। जो बोलते जाएंगे हम सुनते जाएंगे और आपको सुनाते जाएंगे। अभी अब देख पा रहे थे, लोगों की उम्मीदें अलग अलग पार्टियों पे मूव करते हुए नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि बीजेपी जो पार्टी है वो अपराधियों को सपोर्ट कर रही है। हालांकि लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है, और हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं उनको कि सब बोलिए। हमारे मंच पे न्यूज़ सुपर 7 के कैमरे में आप सबको बोलने का खुलेआम हम लोग मंच प्रदान करते हैं। हम घूमते रहेंगे और मिजाज टटोलते रहेंगे कि यूपी का क्या मिजाज है, पूर्वांचल का क्या मिजाज है। तो इस वक्त अब आप सुन रहे थे, हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे और रोजगार और बहुत सारी मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हम अभी आपके साथ लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और जगह से, किन्हीं और लोगों के साथ, किन्हीं और समुदाय के लोगों के साथ, और जानेंगे कि आखिर यूपी का मिजाज क्या है, किसकी हवा बन रही है। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।